welcome all of you. Today we will study about the second part of the varied climate of class 5th, chapter 3rd. Okay, sorry, chapter 3rd. Okay, we studied in our last class about the weather climate, difference between the weather and climate, okay, and the different kind of heat zones, or can we say climatic zones. So today we will start from the repetition of last class. लास्ट क्लास की रिपीटेशन से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जब तक हम कोई चीज़ रिपीट नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, देन हम आगे के फैक्टर्स को उतनी अच्छी तरीके से नहीं अंडरस्टूड करते हैं. ओके, सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट दिस जोन, हीट जोन. दिस इज इक्वेटर, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, दिस वन, दिस and this. So this is the equator, this is Arctic circle, this is Tropic of Cancer, this is Tropic of Capricorn, this one is Antarctic circle. I told you these all things in last video. Okay, after that we read about this one again just for the repetition. Okay, just because of revising. ये हमने पढ़ लिया था. अब मैं आपको बताऊं, ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो हमारे सर्कल्स हैं, इनको हम और अनदर किस नेम से जानते हैं. आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज पुट योर माइंड एंड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पिक्चर. ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, दिस इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ टॉर्रिड जोन. heat zones, we divided here what, we divided here the heat zones. Okay, हम अभी लास्ट रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें आगे क्या ऐड करते जाएंगे, आई विल टेल यू. सो टॉरिड जोन, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो टॉरिड जोन, बिकॉज दिस इज इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो इट इज नॉर्दर्न torrid zone. It is in a southern hemisphere, so it is called as a south torrid zone. This one I told you temperate zone, and this one also is temperate zone. Okay, temperate zone, because in north it is northern, because it is in south it is southern. Okay, now this one is frigid zone, this one also frigid zone. Okay, this is northern, this is southern. These all things clear. This is the north pole, this is a south pole. Clear, I think all these things. So हमने इन heat zones को divide किया, learn किया with the latitudes, Arctic, Tropic, Equator, Tropic of Capricorn and the Antarctic circle. I hope these all things are clear. Now हमको पता है हीट जोन, हमें पता चल गए, हमें पता चल गया कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है. आई टोल्ड यू वेदर इज अ कंडीशन ऑफ अ डे एटमॉस्फेयर, है ना. हमारे डे का कैसा एटमॉस्फेयर है, इट कैन बी चेंज इन अ मिनट, आवर और डे बाय डे और बाय द सीजन. बट द क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अप्रोक्सीमेटली 10 to 30 ईयर्स. क्लियर. सो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं. सो ये फैक्टर्स मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लर्न करते जाएंगे, और I am trying here with the diagram I told you. Okay, so the first one is, I told you already, the heat zones. Okay, the factors affecting climate by the heat zones, or can we say distance from the equator. Heat zones also, है ना. So from can we say it also
distance from the equator. ओके, इक्वेटर से उस पर्टिकुलर प्लेस की डिस्टेंस कितनी है, इस बात से हम इस अफेक्टिंग क्लाइमेट जो है वो हमारा अफेक्ट होता है. हियर आई ड्रॉ डायग्राम अगेन. इक्वेटर ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है हमारा. जितना इक्वेटर के पास कोई प्लेस है या इक्वेटर पे कोई प्लेस है, जो कॉन्टिनेंट्स है, जो ये एरिया है, ये क्या होगा, हॉटेस्ट एरिया होगा. देन जितना हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ चलेंगे उतना कैसा हो जाएगा, कोल्डेस्ट. ओके, वैसे कैसा हो जाएगा, कोल्डेस्ट, ठंडा होता जाएगा. तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी है, इट इज अ फर्स्ट रीजन टू अफेक्ट क्लाइमेट. इससे आपके क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. आई होप दिस वन क्लियर. अब मैंने आपको 3 जोन्स बताए थे, मैं इसी के पर्टिकुलर बेस पे लिख रही हूँ, बी एंड सी. आई टोल्ड यू ना, द टॉरिड जोन. द नेक्स्ट वन इज द टेम्परेट जोन. द थर्ड वन इज द फ्रिजिड जोन. Okay, so torrid, temperate and frigid, they have another name also. इनके कुछ और भी नाम हैं. Like in questions if I am asking you what is the another name of torrid zone, so what you tell me? Yes, I am writing here and you should write in your notebook. I told you whenever you take my class, online or offline, whatever, but you always have one pen or a notebook with yourself, because which one I am writing here, you should write in your notebook also. Okay, so come here, the torrid zone, it is called as the tropical region. Okay, the next is temperate zone, it is called as because temperate, so it is called from the temperate region. And the frigid, I told you in last video also, so much cold, na, coldest, because the north pole and south pole both are the coldest. So what we have here, frigid zone. So frigid zone we called as the polar region. I hope these things are clear. Factors affecting climate, the first is by the heat zones. उनको heat zone में divide किया, और can we say distance from the equator. Okay, we can divide in a torrid, temperate and frigid zone, and the torrid zone have another name as called tropical region, temperate called as a temperate region also, and the frigid called as a polar region also. So this is a first factor affecting climate. The second is height from the sea level. We all know that we have a continent and oceans. So second is height from the sea level. What the meaning is that? Height from the sea level. I told you. Look as a scenery. This is a mountain, okay? This is a mountain ranges. There is a land, plain land, okay? And there is a ocean. This is a ocean, okay? Just suppose it. This is a ocean. And the ocean have a deepest point, है ना? बिल्कुल अब ये ओशन है जो सरफेस है, जो हमको दिख रहा है ऊपर का, बट वो डीपेस्ट है ना, अंदर से अंदर जा सकते हैं, वो बहुत गहरा है, डीप है. तो जस्ट सपोज कि ये हमारे जो सी है वो उसका ये डीपेस्ट पॉइंट है. क्लियर? हाइट फ्रॉम द सी लेवल. हाइट मीन्स क्या होता है? ऊंचाई. तो यहाँ ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जहाँ पे हमारे जो एक्वेटिक वेजिटेशन होती है ना? देखा है कई बार जो स्कूबा डाइविंग करते हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर जाते हैं और वहाँ बहुत अलग अलग तरीके की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, है ना? तो जस्ट सपोज कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे लैंड है और पानी पूरा ऊपर है. सो यहाँ से यहाँ तक, ओके? और इसके बाद यहाँ प्लेन लैंड स्टार्ट हो गई है,
देन छोटे माउंटेन या हिल्स जिनको हम बोलते हैं, जस्ट सपोज कि ये हिल्स हैं, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये क्या है, माउंटेन्स हैं। तो आप कभी शिमला, मसूरी, नैनीताल, मनाली यहाँ जाओगे तो क्या होगा, ठंड रहेगी। आप जून जुलाई में भी जाओगे तो भी, मई में भी जाओगे जब नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में बिल्कुल गर्म होता है, उस टाइम भी अगर आप माउंटेन्स की तरफ जाओगे, है ना, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, ऊपर जाओगे, वहाँ पे क्या होगा, ठंड होगा। और इस ऊंचाई को, इस हाइट को वी कॉल्ड एज अ एल्टीट्यूड। लर्न इट बेटा, इट इज कॉल्ड एज अ एल्टीट्यूड। इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी आपने मे भी नोटिस किया हो और नहीं किया हो तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जाइएगा तो ज़रूर नोटिस करिएगा। क्या होता है, आपको वहाँ बोर्ड्स लगे होंगे कि दिस प्लेस इज की जो हाइट है वो इतनी है, लाइक जस्ट सपोज कि लिखा है 2246, ठीक है, मीटर, ऐसे लिखा होता है। तो वो क्या है, 2246 मीटर क्या है, फ्रॉम द सी लेवल। वहाँ का जो सी लेवल है ना, जहाँ से हाइट काउंट करते हैं, वहाँ से उसकी हाइट इतनी है। कभी भी आप किसी भी माउंटेनर एरिया में जाओगे, वहाँ ये बोर्ड्स आपको अक्सर दिखेंगे। आप नैनीताल जाओ, मसूरी, मनाली, कहीं भी, लेह लद्दाख, आप कहीं भी जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, वहाँ आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आप कितनी ऊंचाई पे हो, कहाँ से, प्लेन से नहीं। क्योंकि प्लेन क्या होता है, कई बार मान लीजिए प्लेन यहाँ से भी ऐसे प्लेन ऊंचा हो सकता है, कई बार यहाँ से भी ऐसे ऊंचा, ऊपर नीचे होता है, प्लेन कभी इक्वल नहीं होता है। बट सी लेवल क्या है, सी लेवल हमको पता है कि यहीं से ये इसका लास्ट पॉइंट है। इसलिए जब भी हम हाइट नापते हैं तो वो कैसे मेजर करते हैं, फ्रॉम द सी लेवल। आई थिंक दिस वन ऑल्सो क्लियर। क्या बोलते हैं इस हाइट को हम, एल्टीट्यूड। लर्न इट, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन योर चैप्टर, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से हाइट को हम नापते हैं, दिस वन इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। अब जितने ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उतना हमें यहाँ पे कोल्ड, ठंड लगेगी, ओके। और जितना हम नीचे उतरते चले आएंगे, प्लेन्स एरिया में आएंगे, उतना क्या होगा, उतना हमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमें गर्मी लगेगी। जैसे अगर अब मई या जून के मंथ में अगर आप नॉर्दर्न प्लेन एरिया में रहते हो, जैसे सपोज कि दिल्ली हमारी कैपिटल, वहाँ पे हो, तो वहाँ कैसा मौसम होगा, गर्म होगा, है ना। लेकिन आप उसी मंथ में, आप मई या जून में ही अगर आप चले जाते हो नैनीताल, जस्ट सपोज शिमला, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड होगा, जस्ट बिकॉज किसी लेवल से उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। आई होप दिस वन ऑल्सो क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन। दो जो पॉइंट्स थे क्लाइमेट फैक्टर्स के, आई विल would clear already. So the next one is distance from the equator, distance from the height from the sea level. The next is third one, distance from sea. अब ये क्या है, हाइट और सी, इससे डिस्टेंस, इससे आप डिफरेंस नहीं करना। डिस्टेंस क्या होता है, जस्ट सपोज कि ये आपका सी है या ओशन है, वट एवर, ठीक है, और आप वहाँ पे, यहाँ पे हो, इससे सिर्फ जस्ट सपोज कि आप 1 किलोमीटर के एरिया में हो, डिस्टेंस पे हो, तो आपको कैसा लगेगा, ठंडा आएगा, है ना, हवा ठंडी आएगी, क्योंकि जो भी ब्रीज जो कि सी से लैंड की तरफ आती है वो मॉइस्चर लेके आएंगी और आपको मॉडरेट, थोड़ा सा ठंडा फील करेगा वो हवा, ठीक है। जैसे हम लोग शाम को गार्डन में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, है ना, वाटर स्प्रिंकल करते हैं ना प्लांट्स में, और देन हम वहाँ बैठते हैं तो हमको ठंडी हवा आती है। सेम एज वेल एज कि अगर आप सी या ओशन के जितने पास रहेंगे उतना जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहेगा। कैसा रहेगा, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। और जितना आप उससे दूर आओगे, जस्ट सपोज कि आप यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर हो, तो उसका मॉडरेशन यहाँ वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाएगा, हॉट क्लाइमेट हो जाएगा। अब आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जस्ट सपोज कि ये हमारा इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे मुंबई है, महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई। अब यहाँ पे ये क्या है, अरेबियन सी है,
है ना। अब अरेबियन सी पे मुंबई बिल्कुल वहाँ पे अटैच है, तो इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, मॉडरेट। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, कि अरेबियन सी के पास है मुंबई, आई विल शो हियर एम, मुंबई, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, मॉडरेट। क्लाइमेट कैसा रहेगा, मॉडरेट। बट अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें, है ना, तो इसका यहाँ पे क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट, जस्ट बिकॉज कि ये यहाँ से इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अरेबियन सी के बिल्कुल पास में है महाराष्ट्र और मुंबई, तो ये इनका क्लाइमेट मॉडरेट हो जाएगा, जबकि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो हॉट रहेगा। आई होप अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो। जो थर्ड इज, नाउ द फोर्थ इज humidity. What is humidity? Nowadays the fourth factor is humidity. Humidity means what? Humidity you can understand, like आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा मॉलिक्यूल्स, है ना, when we have a solid thing, जब हमारे पास कोई solid thing होती है और liquid होती है और गैस होती है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक अगर आप सॉलिड की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं। जस्ट सपोज दिस इज अ हार्ड थिंग, सॉलिड थिंग, इसके मॉलिक्यूल्स इतने पास में हैं कि ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, जिस शेप में है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज सॉलिड। लिक्विड, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, हम इसको जिस बर्तन में निकालते हैं या जिस जगह रखते हैं ये उसका शेप ले लेता है, लाइक यू वाटर, ऑयल, मिल्क, है ना, उनको हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसके शेप में हो जाते हैं। तो इनके थोड़े से ट्रांसफरेबल हैं या थोड़े से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना डायरेक्शन, अपना जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। एयर, व्हाट इज एयर? एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, इतने ज़्यादा दूर हैं कि इनको थोड़ी सी भी जगह मिलती है और ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर में मर्ज हो जाते हैं। आप सोच रहे होगे ये मैम साइंस क्यों पढ़ा रही है, जस्ट आपको ये समझ में आएगा, देन यू अंडरस्टैंड द ह्यूमिडिटी। अब हम बात करते हैं गैसेस की, ठीक है। हमें पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ों से मिलके बना है, एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू एयर और गैसेस, है ना, एयर नहीं लिखते हैं, गैसेस, ओके, गैसेस प्लस डस्ट प्लस वाटर पार्ट, वाटर वेपर्स, ओके, वाटर वेपर्स। किन चीज़ों से मिलके बना है हमारा एटमॉस्फेयर या एयर और वी कैन वी से एयर, किन चीज़ों से मिलके बनी है, गैसेस हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग, डस्ट पार्टिकल्स हैं एंड द वाटर वेपर्स हैं। अब ये जो गैसेस हैं इनकी, या जो ये एयर है, नाउ वी टॉक ओनली द एयर, ये जो एयर है ये इसके पास सम, जस्ट सपोज कि कुछ ये क्या हो गए, ये गैसेस हो गई, ठीक है। सम ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स आल्सो है, यहाँ पे बहुत सारे ये डस्ट पार्टिकल भी हो गए, लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है कि अभी इसमें बहुत सारा प्लेस खाली है, अभी भी इसमें जगह है। अब वहाँ पे क्या होता है, जब गर्मियाँ होती हैं, है ना, या जब बहुत ज़्यादा सनरेज हमारे जो अर्थ है उस पर पड़ रही होती है, तो आप देखते हो गर्मियों में आपने कहीं पे बाहर आपने कुछ पानी डाला है या कहीं भी, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। हम सबको पता है इवेपोरेशन, इवेपोरेट होता है तो वो पानी जाता कहाँ है, वो हमको दिखता तो नहीं है, तो वो जाता कहाँ है, वो मर्ज हो जाता है इसी एयर में एज अ वाटर वेपर, ठीक है। वो विंड वहाँ से ब्लो करती है एंड देन वाटर वेपर उसी एयर में मर्ज होता चला जाता है। एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो क्लाउड बनाते हैं, एवेपोरेशन होता है। आई होप दिस वन इज कैन अरेंज, जस्ट सपोज, फिर से यहाँ से बताते हैं, ये रहा आपका सी, ठीक है, ये यहाँ पे सी है, ये यहाँ पे लैंड है। अब यहाँ से विंड ब्लो कर रही है ना, यहाँ से विंड ब्लो कर रही है और जितने भी उसमें खाली जगह है उस गैस एयर में, वो क्या कर रही है, यहाँ से वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लैंड पे आ रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी जब उसमें इतना पानी था, इतनी जगह थी जिसमें कि उसने पानी भर लिया,
ठीक है। अब जस्ट सपोज कि ये पेन है ना, या ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, तो आप उतना ही पानी तो उसमें भर सकते हैं ना जितना उस ग्लास का लेवल होगा। अगर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सेम एज वेल एज ह्यूमिडिटी उस चीज़ को कहते हैं जब हम एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वाटर वेपर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपकी बॉडी से या जो आसपास के एरिया में जो वाटर है वो वहाँ पे नहीं मिलता हमें, क्लियर, वो उसमें अब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से अभी जैसे स्वेटिंग होगी अगर आपको, ये मौसम कब होता है, जस्ट लर्न इट कि ह्यूमिडिटी कब होती है। आपने हिंदी में अक्सर लोगों को बहुत उमस हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, तो ये ह्यूमिडिटी हिंदी में हम उमस बोलते हैं जब हमारी स्वेटिंग सूखती नहीं है ना, कितना हमने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले हैं और ह्यूमिडिटी क्लाउडी है मौसम, तो क्या होता है हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं, जस्ट बिकॉज कि जो विंड है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर मौजूद है, वो और बाहर से अपने अंदर वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ह्यूमिडिटी की उमस है, इसमें जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ वाटर in air. This is a definition. This is a single little bit short definition कि presence of water in air it is called as a humidity. Okay. फिर हम अपनी next classes में जितना पढ़ते जाएंगे उतना डिटेल में इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे। The next is fifth point is direction of wind. Direction of wind. डायरेक्शन ऑफ विंड, आई टोल्ड यू ना बेटा कि हीट जोन और द क्लाइमेटिक जोन उनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। हियर अगेन उसका हमें काम आ गया, ये आ गए हमारे इक्वेटर, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, क्लियर। अगेन हियर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। I told you this is a north pole, this is the coldest area, this is the south pole, this is also a coldest area. तो विंड डायरेक्शन, अगर विंड ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ये हॉटेस्ट है, ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, ये हॉटेस्ट एरिया है और ये कैसा एरिया है, कोल्डेस्ट, ठीक है। तो अगर विंड कोल्डेस्ट से नीचे आएगी, अगर नॉर्थ पोल से नीचे आएगी या साउथ पोल से ऊपर जाएगी, विंड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो कैसे हो जाएगी, कोल्ड विंड लेके आएगी। ये कोल्ड एरिया है दोनों, आई टोल्ड यू दिस इज कोल्ड एरिया, तो ये कैसी विंड लेके आएगी, इक्वेटर के पास कोल्ड विंड, जबकि इक्वेटर कैसा है, हॉटेस्ट एरिया है, तो ये कैसा विंड भेजेगा दूसरी तरफ में, यहाँ पे ये हॉट भेजेगा, क्लियर। अब एक और समझते हैं, जस्ट सपोज कि आपके पास ना बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं आपके पास। अब आइस क्यूब आपने अपने हाथ पे रखे और ब्लो किया, उसमें फूंक मारी, आपको सामने कोई है या आप अपना नेक्स्ट हाथ वहाँ पे रखोगे, आपको कैसी फीलिंग आएगी, कोल्ड आएगी, जस्ट बिकॉज कि जो आपने ब्लोइंग करी है, जो आपने फूंक मारी है, वो विंड कैसे जा रही है, ठंडी, है ना, क्रॉस किससे कर रही है, आइस क्यूब से, और आइस क्यूब से जाने की वजह से वो यहाँ कैसे हो जाएगी, यहाँ पे कोल्ड विंड आएगी। सेम ऐसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जब विंड आती है तो कैसी होती है, कोल्ड होती है, जबकि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि फायर है ना, फायर है और फायर से इधर हवा आ रही है तो ये कैसे आएगी, हॉट आएगी, जस्ट बिकॉज कि वो कहाँ से होते हुए आ रही है, फायर से होते हुए। सो डायरेक्शन ऑफ द विंड इट्स डिपेंड ऑन टोटली द क्लाइमेट कि वो कहाँ से विंड ब्लो होते हुए आ रही है। इसीलिए हम जब कूलर और एसी में बैठते हैं तो हमें ठंड लगती है, और जब हम ब्लोअर के सामने बैठते हैं तो हमें गर्म लगता है, क्योंकि उनके प्रोसेस है कि वो ठंडी चीज़ों से होके विंड या एयर हमारे पास आती है। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो, एंड द लास्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ रेनफॉल। हम सबको पता है बारिश होने के बाद ठंडा लगता है हम सबको, तो द सिक्स्थ फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द क्लाइमेट इज रेनफॉल। ओके, ये है रेनफॉल, द लास्ट फैक्टर। हम सबको पता है ये जस्ट सपोज कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ये हमारे सन है और ये यहाँ पे हमारा क्लाउड है। ओके, तो रिवर है ये। ओके, अब रेनफॉल कैसे होता है, क्विकली जल्दी से समझते हैं।
यहाँ पानी, ये सन है, ये इसको हीट देता है, ठीक है, वाटर पे। वाटर क्या करता है, evaporate the water and after that वो evaporate होता है वाटर और वो क्या बनाता है, क्लाउड, है ना, क्लाउड बनाता है। एंड क्लाउड में जब इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, इतना ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, वो कर देता है रेनफॉल। और रेनफॉल कैसे हो सकता है, बाय द स्लीट, बाय द स्नो, बाय द हेल और बाय द वाटर, ठीक है, इन सारे तरीकों से रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। एक बार सारे फटाफट लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, जिससे आपको लर्न हो जाए factors affecting climate. First is distance from sea, okay. Second is distance from equator. Third is rainfall. Fourth is humidity. The fifth is height from sea level, and the last is direction of the wind, okay. Distance from the sea, distance from the equator, rainfall, humidity, height from the sea level, direction of the wind. These all the factors which affecting the climate. I think these all things are clear by me, and this chapter is ended here. In next video we meet with the next chapter. Learn it, write it in your notebook many times, and draw some diagrams also, because when you draw the diagrams, that it could be clear in your mind always. Thank you.